Hello students, my name is Rudra Pratap Singh and today I am going to teach you group 1 of S block. S, P, D and F block are part of your inorganic chemistry. तो इसको स्टूडेंट शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे हम बाकी ग्रुप के भी वीडियो डालने वाले हैं। तो जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल पाए और आप उसका बेनिफिट ले सकें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास 4 ऑर्बिटल होते हैं, एस, पी, डी और एफ। एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। तो उसी के हिसाब से जो एस ब्लॉक है, क्योंकि उसके ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पॉसिबल हैं, तो एस ब्लॉक में 2 ग्रुप बनाए गए थे। पहला ग्रुप 1 था जिनको जनरली हम लोग एल्कली मेटल्स भी बोलते हैं। दूसरा ग्रुप 2 था जिसको हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी बोलते हैं। अब एस, पी, डी, एफ ब्लॉक इस बेसिस पे डिवाइड किए गए थे कि जो आपका लास्ट वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में जाता है। तो अगर एस ऑर्बिटल के दोनों ग्रुप की बात करें तो ग्रुप 1 में जो लास्ट वैलेंस शेल होती है एस वाली, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और ग्रुप 2 में जो लास्ट वैलेंस शेल होती है एस वाली, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ग्रुप 1 का कन्फिग्रेशन 1s1, इसको हम लोग अगर और जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो NS1 लिख सकते हैं। और जो ग्रुप 2 है इसका स्टूडेंट्स हो जाता है NS2। ये इसका कन्फिग्रेशन होता है लास्ट वैलेंस शेल का। ग्रुप 1 में आपके जो एलिमेंट्स आते हैं वो होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंचियम। और जो आपके ग्रुप 2 में एलिमेंट्स आते हैं स्टूडेंट्स वो होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो ये आपके एस ब्लॉक के ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं। इस वीडियो में हम लोग ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ और उनके कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगले वीडियो में हम लोग ग्रुप 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ग्रुप 1 है उनको हम लोग एल्कली मेटल्स बोलते हैं। जो ग्रुप 2 हैं उसको हम लोग एल्कलाइन या एल्कली अर्थ मेटल्स बोलते हैं। फ्रेंशियम जो है आपका, जो ग्रुप 1 का लास्ट वाला एलिमेंट है, फ्रेंशियम हाईली रेडियो एक्टिव होता है। इसकी हाफ लाइफ काफ़ी कम होती है। अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो जो ग्रुप 1 के एलिमेंट होते हैं इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS1 होती है, और जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 होती है। अब इसके अलावा इसमें एक स्पेशल रिलेशनशिप भी आती है। ग्रुप 1 में अगर आप देखें तो लिथियम जो है मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है, और बेरिलियम किसके साथ दिखाता है? एल्यूमिनियम के साथ। डायगोनल रिलेशनशिप इसलिए बोला गया क्योंकि लिथियम और मैग्नीशियम डायगोनली इस्टेब्लिश किए गए हैं आपके पीरियोडिक टेबल में। तो इनके बीच में रिलेशनशिप का मतलब है कि इनके बीच में कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं। चलिए फिर आज की ग्रुप 1 में शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखा जाए तो जो ग्रुप 1 होता है उसका जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन होता है उसका एस ऑर्बिटल में जाता है, तो उसका जो जनरल कन्फिग्रेशन है वो NS1 हो जाएगा। इसमें वैलेंस शेल में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है जो लूजली बाउंड होता है। इसीलिए स्टूडेंट्स जो ग्रुप 1 होता है उसमें सबसे ज़्यादा पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल का मतलब है कि वो बहुत ईजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं।
इसके बाद हम लोग बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई की। तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करती है। क्यों इंक्रीज़ करती है स्टूडेंट्स? क्योंकि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है। अब क्योंकि ये मेटल है तो मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, तो अगर वो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो उसमें नंबर ऑफ़ शेल्स कम हो जाती हैं। इसीलिए जो आयनिक रेडियाई होती है वो नॉर्मल पेरेंट एटम से साइज़ में छोटा होता है, क्योंकि उसमें शेल कम हो गई हैं। इसके बाद आयनाइजेशन इंथैल्पी की बात करते हैं। आयनाइजेशन इंथैल्पी का मतलब है स्टूडेंट्स कि जो आपका मेटल है या जो एलिमेंट है उसको आयन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है। अब जो ग्रुप 1 के मेटल्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं उनकी आयनाइजेशन इंथैल्पी लो होती है और डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ करती जाती है। क्यों डिक्रीज़ करती है? क्योंकि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज़ बढ़ता जाता है। अगर साइज़ बढ़ता जाएगा तो जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन होगा उसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा न्यूक्लियस का वो कम हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स, जितनी दूर रहेगा वो उसके ऊपर फोर्स उतना कम लगेगा, तो वो उतना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, तो आयनाइजेशन इंथैल्पी लो हो जाएगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हाइड्रेशन इंथैल्पी की। हाइड्रेशन इंथैल्पी का मतलब है कि जब वो अपना हाइड्रेट फॉर्म करता है तो क्या एनर्जी रिलीज़ होती है। तो जो हाइड्रेशन इंथैल्पी है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ होती जाती है। लिथियम की हाइड्रेशन इंथैल्पी मैक्सिमम होती है, इसीलिए जो लिथियम के सॉल्ट्स होते हैं ज़्यादातर हाइड्रेटेड होते हैं। हाइड्रेटेड होने से मतलब है स्टूडेंट्स कि जब हम उनका फॉर्मूला लिखेंगे तो उसमें डॉट लगा के वाटर भी लिखा जाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी प्रेजेंट होते हैं उसमें। इसके बाद हम लोग फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। जितने भी आपके ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादातर सिल्वरी वाइट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, डेंसिटी उनकी लो होती है, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो उनके बीच में मेटेलिक बॉन्डिंग है वो वीक होती है, और इनको जब बर्न किया जाता है तो ये फ्लेम को एक कैरेक्टरिस्टिक कलर देते हैं। तो इसी कलर से हमें पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट है उसको बर्न करने पे। अगर लिथियम है तो बर्न करने पे हमेशा क्रिम्सन रेड कलर मिलेगा। अगर सोडियम है तो सोडियम आपका कौन सा कलर देता है स्टूडेंट्स? येलो कलर बर्न करने पे। पोटेशियम आपका कौन सा दे देगा? वायलेट कलर। कभी कभी ये डायरेक्ट सवाल भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। रबिडियम कौन सा दे देगा? रेड वायलेट। और सीजियम देगा आपका ब्लू कलर। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम है, मतलब कि अगर उस मेटल को बर्न करने पे इस कलर की फ्लेम मिलेगी तो वो कंफर्म है कि यही मेटल होगा। अब सीजियम और पोटेशियम को इलेक्ट्रोड की तरह भी यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही उनके ऊपर लाइट पड़ती है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं, तो जो फोटो इलेक्ट्रोड हैं उसमें सीजियम और पोटेशियम को यूज़ किया जाता है। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। एल्कली मेटल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं। हाईली रिएक्टिव क्यों होते हैं? अपने साइज़ की वजह से। उनका साइज़ लार्ज होता है, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप बढ़ते जाते हैं तो एटॉमिक नंबर की वजह से साइज़ बढ़ता जाता है, और उनकी आयनाइजेशन इंथैल्पी लो होती है। आयनाइजेशन इंथैल्पी लो का मतलब कि वो कम एनर्जी पर ही इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं। तो अगर वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देंगे तो वो हाईली रिएक्टिव हो जाते हैं। फिर इसमें हम कई सारी देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। सबसे पहले स्टूडेंट्स जो आती है वो आती है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, कि एयर के साथ वो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो जो आपके एल्कली मेटल्स होते हैं वो विगरसली बर्न होते हैं ऑक्सीजन में, और ऑक्सीजन में बर्न होने के बाद वो ऑक्साइड बना लेते हैं, और यही ऑक्साइड उनकी बाद में मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बना लेती है। तो जो आपके ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं वो एयर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होके ऑक्साइड बनाते हैं, जो वाटर के साथ रिएक्ट करके फिर हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं।
तो अगर हम फॉर्मूला देखें तो जो लिथियम है आपका स्टूडेंट्स, वो हमेशा ऑक्साइड बनाता है बर्न करने पे, मतलब Li+O2 विल गिव्स Li2O। लेकिन जो आपका सोडियम होता है, सोडियम ऑक्सीजन के साथ पर ऑक्साइड बनाता है। पर ऑक्साइड का फॉर्मूला अगर आप देखें तो पर ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Na2O2। इसके अलावा लिथियम और सोडियम के अलावा जो बाकी एलिमेंट्स हैं जैसे कि पोटेशियम, लेड और सीजियम, ये आपके बर्न होने के बाद सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? MO2। तो ये तीन एलिमेंट्स अलग अलग तरह से आपके कंपाउंड बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ। लिथियम आपको ऑक्साइड बनाता है, और आपका सोडियम जो होता है ये परऑक्साइड बनाता है, और पोटेशियम, लेड और सीजियम जो होते हैं ये सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद बात करते हैं रिएक्टिविटी टूवर्ड्स वाटर। तो एल्कली मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड एंड डाईहाइड्रोजन। तो जब एल्कली मेटल्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो ये हाइड्रोक्साइड देते हैं और डाईहाइड्रोजन मतलब कि हाइड्रोजन गैस रिलीज़ कराते हैं। अगर आप इक्वेशन देखें तो एल्कली मेटल प्लस वाटर विल गिव्स MOH, एल्कली मेटल का हाइड्रोक्साइड प्लस डाईहाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाती है। इसके बाद रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डाईहाइड्रोजन। एल्कली मेटल्स रिएक्ट विद डाईहाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड्स। तो एल्कली मेटल्स की वैलेंसी 1 होती है तो उनके हाइड्राइड्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? MH। तो M प्लस डाईहाइड्रोजन विल गिव्स MH। और जो इनके हाइड्राइड्स होते हैं एल्कली मेटल के, ये आयनिक सॉलिड होते हैं। इसके बाद रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। जो एल्कली मेटल्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये हैलोजन के साथ रिएक्ट करके आयनिक हैलाइड बना लेते हैं। तो अगर हम लोग इसका फॉर्मूला देखें तो M+X2 विल गिव्स MX। MX मतलब हैलोजन ऑफ द एलिमेंट। इसके बाद रिड्यूसिंग नेचर होता है। जो एल्कली मेटल्स होते हैं ये हाईली रिड्यूसिंग होते हैं नेचर में। तो रिड्यूसिंग नेचर मतलब दूसरे को रिड्यूस कर रहा है तो वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, और खुद ऑक्सीडाइज होगा तो ऑक्सीडेशन में स्टूडेंट्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। और अभी आपको बताया था कि जो एल्कली मेटल्स हैं वो ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं, इसीलिए ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होते हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में। तो जो एल्कली मेटल्स हैं ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। लिथियम सबसे ज़्यादा होता है और सोडियम सबसे कम पावरफुल होता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद अगर आप एल्कली मेटल्स को लिक्विड अमोनिया में डिज़ोल्व करते हैं तो वो आपका अमोनिया के साथ सॉल्यूशन बना लेता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाती है। तो ये जो अमोनिया का सॉल्यूशन देता है एल्कली मेटल, ये डीप ब्लू होता है कलर में। तो ये सारी हमने बात की थी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स। इसके बाद बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप 1 कंपाउंड। तो ग्रुप 1 के एलिमेंट जो कंपाउंड बनाते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं उनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स। तो अभी आपको बताया था कि जब एल्कली मेटल्स को बर्न किया जाता है ऑक्सीजन में तो जो आपका लिथियम होता है ये ऑक्साइड बनाता है, जो आपका सोडियम होता है ये परऑक्साइड बनाता है, Na2O2 फॉर्मूला हो जाएगा। और बाकी जो 3 एलिमेंट आपके बचते हैं रबीडियम, लेड और सीजियम, ये आपके सुपर ऑक्साइड बना लेते हैं। और इन्हीं ऑक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट किया जाता है तो ये हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। ये पीछे भी पढ़ा था हमने स्टूडेंट्स अभी। इसके बाद हैलाइड्स की बात कर लेते हैं। जितने भी एल्कली मेटल के हैलाइड होते हैं इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट से मतलब कि ये हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं
और ये कलरलेस और क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। तो m + x विल गिव्स mx। अगर मेल्टिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करें तो सबसे कम जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो आयोडीन का होता है, फिर ब्रोमीन के साथ, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन के साथ। अब आयोडीन वाले का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम इसलिए है स्टूडेंट्स क्योंकि आप जानते हैं आयोडीन हेलोजन में सबसे लास्ट में आता है और साइज़ में सबसे बड़ा होता है, तो जो उसका बॉन्ड होता है वो वीक होता है मेटल के साथ, इसलिए उसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट कम है सबसे। इसके बाद ऑक्सो एसिड की बात करें तो जितने भी एल्कली मेटल्स हैं ये सॉल्ट बनाते हैं ऑक्सो एसिड्स के साथ। तो ऑक्सो एसिड्स में आपके कार्बोनेट्स आते हैं और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स आते हैं। कार्बोनेट में आपका जो फॉर्मूला आ जाता है वो आ जाता है M2CO3 और हाइड्रोजन कार्बोनेट में जो फॉर्मूला आ जाता है वो आता है MHCO3। इसके बाद स्टूडेंट्स अब इसका डेली लाइफ में कुछ यूज़ भी देख लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड देखेंगे सोडियम की। तो जो आपका सबसे पहला है वो है सोडियम कार्बोनेट, जिसको आप लोग वॉशिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। ये आपका फॉर्मूला होता है। फिर सोडियम कार्बोनेट को जो हम प्रिपेयर करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं सॉल्वे प्रोसेस। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले अमोनिया, वाटर और CO2 को मिक्स किया जाता है। तो जो हमें मिलता है वो होता है अमोनियम कार्बोनेट। फिर अमोनियम कार्बोनेट में वाटर मिक्स किया जाता है और CO2 मिक्स किया जाता है, तो हमें अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल जाता है। फिर जब उसको NaCl के साथ फ्यूज़ किया जाता है तो हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है। और जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट कर देते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करके हमें Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है, CO2 रिलीज़ होती है और वाटर रिलीज़ होता है। तो ये आपका पूरा सॉल्वे प्रोसेस था। आप वीडियो को पॉज करके रिएक्शंस को एक बार फिर से देख लीजिए। स्टूडेंट्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसीलिए मुश्किल लगती है क्योंकि वो बोरिंग होती है। उसमें आपको ज़्यादातर फैक्ट्स याद रखने हैं, फिर भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है इसमें। आप कम से कम 2 बार वीडियो को देखिएगा तो आपको अपने आप ही चीज़ें याद हो जाएंगी। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं सोडियम कार्बोनेट की। तो सोडियम कार्बोनेट आपका वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और ये एग्जिस्ट करता है एज डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट का मतलब है कि 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें। अब इसके यूज़ की बात करते हैं हम लोग। तो जो आपका सोडियम कार्बोनेट है इसको यूज़ किया जाता है वाटर के सॉफ्टनिंग में, क्लीनिंग में, ग्लास के मैन्युफैक्चर में, सोप में, बोरेक्स में, कास्टिक सोडा के प्रोडक्शन में। कास्टिक सोडा आपका NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पेपर के प्रोडक्शन में, पेंट में, टेक्सटाइल में, लेबोरेटरी रिएजेंट में। तो ये इसके प्लेंटी ऑफ यूजेस हैं सोडियम कार्बोनेट के। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड को आपका कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट भी बोला जाता है। इसको प्रिपेयर करने का जो सबसे पुराना मेथड है हमारे पास वो है इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। तो उनको इकट्ठा करके हम लोग इवेपोरेट करा देते हैं सी वाटर को और पीछे नमक रह जाता है आपका। दूसरा, अगर हमें क्रूड NaCl चाहिए तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कराते हैं ब्राइन सॉल्यूशन का। वाटर कम करके उसके क्रिस्टल का शीट डाला जाता है और क्रिस्टल बनाया जाता है। अब जो NaCl की सॉल्युबिलिटी है STP पे, STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, वो आपकी होती है 36 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब इससे ज़्यादा NaCl को डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता 100 ग्राम वाटर में STP पर। इसके बाद इसके यूज़ देख लेते हैं। ये आप लोग जानते ही हैं कि NaCl का यूज़ किया जाता है टेबल सॉल्ट की तरह,
और इसका यूज़ किया जाता है प्रिपरेशन ऑफ Na2O2, सोडियम परऑक्साइड, NaOH बनाने में और सोडियम कार्बोनेट बनाने में। इसके बाद जो हमारा अगला कंपाउंड आता है वो आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो तेज़ लग रहा हो तो आप उसको बीच बीच में पॉज करके भी पढ़ सकते हैं स्क्रीन को। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम है कास्टिक सोडा। Sodium hydroxide is generally prepared by electrolysis of NaCl in Kastner-Kellner cell। इसमें इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं, उसको इलेक्ट्रोलाइज करते हैं यूजिंग अ मर्करी कैथोड एंड कार्बन एनोड। और होता क्या है, क्लोरीन गैस आपकी इवॉल्व हो जाती है एनोड पर। तो इसमें कैथोड पे आपका सोडियम होता है। कैथोड पे आप जानते हैं ऑक्सीडेशन होगा या फिर रिडक्शन होगा। रिडक्शन होगा स्टूडेंट्स, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। इसको आप लोग याद कैसे रखेंगे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम आपने सुना ही होगा, वर्ल्ड फेमस फुटबॉलर है। तो CR मतलब कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो सोडियम आयन आपका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, मरकरी का कैथोड होता है इसमें, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम अमलगम में। एनोड पे आपका ऑक्सीडेशन होता है, तो जो क्लोरीन आयन है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और क्लोरीन गैस को रिलीज़ करा देगा। आपका क्लोरीन गैस इवॉल्व हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास अमलगम आता है इसको ट्रीट करते हैं वाटर के साथ, ताकि हमें NaOH मिल जाए और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाए। ये आपका NaOH को या कास्टिक सोडा का प्रिपरेशन का मेथड है, जिसको हम लोग कास्टनर केल्नर सेल बोलते हैं, जिसमें हम लोग इसको कराते हैं। ये आपकी है सोडियम अमलगम मिल गया हमें, उसके बाद उसको वाटर के साथ ट्रीट किया, कास्टिक सोडा मिल गया हमें, मर्करी मिल गया और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। तो ये आपका था। अब इसके यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं, कास्टिक सोडा के बहुत सारे यूज़ हैं इंपॉर्टेंट। सोप मैन्युफैक्चरिंग में, पेपर में, आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में। इसका यूज़ हम लोग पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी करते हैं और बॉक्साइट के प्यूरिफिकेशन में। बॉक्साइट आपका एल्यूमिनियम का ओर है। और मर्सनाइजिंग कॉटन फैब्रिक्स और प्रिपरेशन ऑफ प्योर फैट्स एंड ऑयल्स। तो ये सारे स्टूडेंट्स आपके NaOH या कास्टिक सोडा के यूज़ हैं। इसके बाद जो हमारा अगला कंपाउंड आता है वो आता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये हमारा लास्ट कंपाउंड है जो हमें पढ़ना है इसमें। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। बेकिंग सोडा इसलिए बोलते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि इसका यूज़ हम लोग बेकिंग में करते हैं। कितनी ऑब्वियस सी बात है ये। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला NaHCO3 होता है और सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 होता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेकिंग सोडा भी बोलते हैं हम लोग, बिकॉज इट डीकम्पोजेज ऑन हीटिंग टू जनरेट बबल्स ऑफ CO2। तो जो CO2 के बबल जनरेट होते हैं इसको हम लोग पहले मिक्स करते हैं डफ के साथ, मतलब जो हमने आटा सान लिया है उसमें इसको मिक्स किया जाता है सानते समय। तो जैसे ही आप इसको हीट करते हैं तो CO2 के बबल निकलते हैं हीट होने पे। तो बबल बाद में फूट जाते हैं, गैस निकल जाती है। तो जो आपका बना होता है केक या पेस्ट्री वो लाइट और फ्लफ़ी हो जाता है इन एयर बबल्स की वजह से बीच में। इसीलिए इसको हम लोग बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। इसको बनाते कैसे हैं, NaCO3 इज़ मेड बाई सैचुरेटिंग अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा विद CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड। तो Na2CO3 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स NaCO3 या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका यूज़ हम लोग एंटीसेप्टिक की भी तरह करते हैं, माइल्ड एंटीसेप्टिक की तरह ये यूज़ होता है, और फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ होता है। आपने इसको 9th-10th में पढ़ा होगा कि इसी में जब H2SO4 की बॉटल फूटती है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेशर के साथ रिलीज़ होती है।
जिसको हम लोग जो भी बर्निंग एरिया होता है उस पर डालते हैं और वो कवर बना के ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके एस ब्लॉक के ग्रुप 1 के बारे में था। अगले वीडियो में हम लोग एस ब्लॉक के ग्रुप 2 के बारे में देखेंगे और उसके अगले वीडियो में फिर पी ब्लॉक के देखेंगे, जिसमें हमें 6 ग्रुप पढ़ने हैं। तो स्टूडेंट्स, इनऑर्गेनिक एक बार में नहीं याद होता है। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिएगा, उसके बाद हमारे नोट्स को पढ़िएगा, तो आपको इनऑर्गेनिक में कोई डाउट नहीं होगा, आसानी से आपका तैयार हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।